आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री आयशा जुल्का से कमल शर्मा की बातचीत। नमस्कार, बहुत बहुत मैं विविध भारती की ओर से अपने तमाम सुनने वालों की ओर से आपका स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में। धन्यवाद, सबको नमस्कार। आयशा जी, जैसे कि मैंने कहा, हम आपके केबिन में बैठे हैं और सामने देख रहा हूँ तस्वीरें लगी, एक फिल्म अम्मा का पोस्टर है और कहीं आप डांस की अलग मुद्राओं में हैं। तो पहले तो हम डांस के बारे में बात करते हैं। ये आपने सीखा शास्त्रीय नृत्य, किसी उसमें रुचि है आप? मैंने कथक डांस में ट्रेनिंग ली है, बचपन से सीखा है। ऑलमोस्ट 13 साल का डिप्लोमा कोर्स किया है। और मैं 5 साल की उम्र से मैंने डांस सीखना शुरू किया था। उसका श्रेय तो मैं खैर अपनी मम्मी को दूंगी, क्योंकि तब मैं बहुत छोटी थी समझने के लिए, और वो मुझे क्लासेस के लिए लेके जाया करती थी। और 7 साल की उम्र में मैंने अपना पहला सोलो परफॉर्मेंस स्टेज पे दिया था। और 13 साल तो मैंने एग्ज़ाम्स वगैरह दे के डिग्री हासिल की अपनी, लेकिन उसके बाद भी कंटिन्यू रखा। और फिल्मों में आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे क्लासिकल डांस ने कितना हेल्प किया। कई लोगों ने कहना शुरू किया कि आप इतना अच्छा डांस करती हैं। वो हालांकि मेरे लिए क्लासिकल डांस से फिल्मी डांस में आने का जो कन्वर्जन था वो बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि फिल्म डांस में ठुमके और ये सब बहुत होता है, और क्लासिकल डांस इज़ वेरी स्ट्रेट। बेसिक फर्क क्या है दोनों के बीच में? क्लासिकल डांस में सिर्फ ये है कि जो भाव हैं वो सिर्फ 9 रसों को लेकर किए जाते हैं, और फिल्म लाइन में जो गाने करते हैं हम लोग, डांसेस करते हैं, उसमें हम जो वर्ड्स हैं, जो लाइंस हैं, उनके मीनिंग को एक्सप्रेस करते हैं। तो वो काफ़ी हद तक हेल्प करता है अगर आपके एक्सप्रेशंस अच्छे पोर्ट्रे हो सके। जहाँ तक डांस का सवाल है, तो कथक जो फॉर्म है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और फर्म डांसिंग है, जबकि फिल्म डांसिंग में ठुमके, झटके और इस तरह की कई चीज़ें आती हैं जो क्लासिकल में नहीं होती। घराना कौन सा? मैंने जयपुर घराना किया। अच्छा, क्योंकि इसमें भी कई घराने होते हैं। इसमें लखनऊ घराना और जयपुर घराना 2 अहम घराने हैं, और एक और रायगढ़ घराना भी शायद। हाँ, लेकिन मोस्ट पॉपुलर लखनऊ में और जयपुर में ही कैटेगराइज होता है। लेकिन जयपुर घराना इज मोर ऑन द राजस्थान स्टाइल और लखनऊ घराना इज मोर ऑन द मुगल स्टाइल। हाँ, इनमें भी अब बताइए क्या फर्क है। जैसे उमराव जान फिल्म थी, उसमें लखनऊ घराना लिया गया था। उसमें वो लोग जो ड्रेस पहनते हैं वो पूरी मुगल स्टाइल की ड्रेस होती है, और जयपुर घराने के अंदर घाघरा चोली को लेके किया जाता है, तो वो राजस्थान से ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है। और ये जो लखनऊ घराना बहुत पुराने ज़माने में जो डांसेस कोठे पे हुआ करते थे, और वो लखनऊ घराने को फॉर्म करते थे। और जयपुर घराना इज सपोज टू बी लिटिल मोर ऑन दी, अब तो नहीं कह सकते अपर लेवल, अब तो काफ़ी लेवल सेम हो गए, लेकिन जयपुर घराना ज़्यादा अच्छे घर के लोग और उस तरह के कैटेगरी में आता था। गुरु कौन से रहे? मैंने गुरु सोहन लाल जी से सीखना शुरू किया, और अब तो खैर वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन 83 इयर्स ओल्ड थे तब तक मैंने उनसे सीखा। बल्कि वो खड़े भी नहीं हो पाते थे और बैठ के सिखाते थे। आयशा जी, पर गुरु जो होते हैं, जो खास तौर से आपको शास्त्रीय नृत्य सिखा रहे हैं, अगर वो लोग अपने शिष्यों का फिल्मों की तरफ जाना बहुत अच्छा नहीं मानते? नहीं, मैं समझती हूँ कि आई डोंट नो, हम बहुत ही डिफरेंट अपब्रिंगिंग में बड़े हुए हैं। मेरी मम्मी, मेरी नानी, नाना, मेरे पापा, सब लोग जब मुझे फिल्म का ऑफर आया था पहला, तो दे वर ऑल वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स इट। उनको लग रहा था कि टैलेंट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बहुत सी चीज़ें सुनी थी, ये था, लेकिन फिर भी हम तो बिल्कुल ही नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से थे। लेकिन फिर भी मेरे मम्मी पापा हमेशा ये सोचते थे कि हम साथ हैं और ये लड़की टैलेंटेड है तो इसका टैलेंट वेस्ट नहीं होना चाहिए। और मेरे गुरुजी भी तब राम कुमार जी सिखाते थे मुझे, तो वो भी हमेशा यही कहते थे कि अगर तुम्हें एक चांस मिल रहा है, उनको लगता था फिल्म इंडस्ट्री में जाके डांस को एनहांस करेगी। इतने गाने होते हैं तो डांस
को एनहांस करने कोई ऐसा जिसको आप लगता था कि मैं इसके जैसा बनूं तो कैसा रहे? एक्चुअली मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने कथक डांसर्स ही या उमा जी या मुझे लगता है कि मैंने एज अ डांसर जो फिल्म लाइन के अंदर जो अच्छी डांसर्स रही हैं, जैसे वैजयंती माला जी को मैं बहुत एडमायर करती थी, मुझे नहीं लगता कि उन जैसा डांस आज तक कोई कर पाया है। एक एक मुद्रा, एक एक भाव टू द परफेक्शन। 4 बीट है तो 4 बीट कंप्लीट होने के बाद ही वो एक डांसर ही समझ सकता है कि बीट्स कितनी। बहुत से डांसर्स आते हैं, लोग कहते हैं बहुत अच्छे डांसर हैं, एक्ट्रेसेस भी हैं, एक्टर्स भी हैं, लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है कि वो अपनी बीट्स को कंप्लीट नहीं कर पाते। वो 3 के बाद 5 पकड़ते हैं, 4 को खा जाते हैं। बहुत बार ऐसा आज भी डांसर्स में होता है। तो वो हाँ, तो वो चीज देख के ऐसे लगता है कि एक वैजयंती माला जी थी जो बहुत अच्छा डांस करती थी, हेमा जी फैंटास्टिक डांसर। तो मुझे लगता है कि ये लोग, वहीदा रहमान जी वाज आल्सो गुड डांसर, और वो 3 सिस्टर्स पद्मिनी जी एंड रागिनी जी एंड ऑल, दे वर आल्सो वेरी वेरी गुड डांसर्स। उन्होंने जो डांस को इतना ज्यादा वो करा है। और उसके बाद मुझे लगता है माधुरी दीक्षित, शी हैज बीन अ वेरी गुड डांसर। तो उस लेवल तक डांसिंग को लेके जाना, अगर आपका बैकग्राउंड क्लासिकल है और आप परस्यू करें तो उस लेवल तक ले। तो मुझे हमेशा से लगता था कि ये इतनी फैंटास्टिक डांसर्स, तब तो हम वैजयंती माला जी की फिल्में, ऑल्दो मेरी एरा की नहीं थी वो, बट फिर भी माय फादर वाज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ हर्स। तो वो फिल्में और वो गाने देख देख के मुझे लगता था कि नहीं, मेरा डांस आई शुड बी एबल टू शो इट टू द वर्ल्ड। आपके डांस पे और बात करेंगे, उसके पहले हम चाहेंगे, क्योंकि डांस की बात चल रही है, एक गाना डांस से ही जुड़ा हुआ, डांस से रिलेटेड एक गाना जो वैजयंती माला जी का मुझे बहुत पसंद है, वो है होठों से ऐसी बात दबा के चली आई, वो जुल थी का गाना।
दुहाई है दुहाई। आयशा जी, हम आपके बचपन के दिनों में हैं और मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगा कि पैदाइश आपकी कहाँ हुई, पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई और बचपन का सबसे ज्यादा हिस्सा कहाँ बीता आपका? मैं पैदा हुई श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर। और बचपन का हिस्सा मैं ये कहूंगी कि मेरे फादर एयरफोर्स में थे, तो हम ट्रैवल बहुत करते थे, हर 3 साल के बाद पोस्टिंग। खाना बदोश जैसे। हाँ बिल्कुल, तो बहुत सी जगहें हमने देखी और 3-3 साल हर पोस्टिंग पे गुजारे। लेकिन सबसे ज्यादा वक्त मैंने दिल्ली में गुजारा, बिकॉज मेरी मेजर पढ़ाई वहाँ हुई। मैं लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल से स्कूलिंग की है। उसके बाद मैंने NIFT दिल्ली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग से फैशन डिजाइनिंग की। अच्छा, क्या बात तो है। इसलिए ज्यादातर वक्त मेरा दिल्ली में ही गुजरा। तो जब आप डांस की सारी परफॉर्मेंस दे रही थी, डांस सीख भी रही थी और साथ ही साथ आप ये सोच रही थी कि इसमें करियर नहीं बनाना है, करियर आपको फैशन डिजाइनिंग में बनाना है? हाँ, बिकॉज डांस वाज मोर ऑफ अ हॉबी। अच्छा। और मैं ये समझती थी कि फैशन डिजाइनिंग विल बी माय प्रोफेशन एंड डांस को बतौर हॉबी मैं इसको परस्यू करूंगी। कभी नहीं सोचा था कि डांस को करियर बनाऊंगी। वो तो आज भी मैं नहीं समझती कि डांस इज माय करियर, बट इट्स माय हॉबी, माय पैशन। तो ये जो फैशन डिजाइनिंग का जो कोर्स आपने किया, ये आपके कहाँ काम आ रहा है? फैशन डिजाइनिंग का कोर्स बहुत काम आया। एक्चुअली क्या हुआ, मेरी फिल्मों में आने का भी एक बहुत अजीब सा एक इत्तेफाक था कि मैंने फैशन डिजाइनिंग किया। उन दिनों मुझे मॉडलिंग के भी काफी ऑफर्स आते थे और तब मैं छोटी भी थी और सब ब्यूटी कॉन्टेस्ट कुछ जीते थे मैंने 3-4। तो सब लोग मुझे वहाँ के दिल्ली के लोकल एजेंसी वाले, दे यूज्ड टू कांटेक्ट मी एंड आई यूज्ड टू डू लिटिल बिट ऑफ मॉडलिंग। हालांकि मुझे मॉडलिंग कभी भी पसंद नहीं थी, मुझे बहुत स्टिफ प्रोफेशन लगता था। तो मैं फिर भी मैंने कुछ जस्ट फॉर एक्सपीरियंस सेक और उसमें मस्ती मजाक में कुछ किए मॉडलिंग। तब मुझे, जब मैं फैशन डिजाइनिंग का अपना लास्ट 2 मंथ्स कंप्लीट कर रही थी, तो मुझे रेमंड्स वालों ने अपने कोई, उन्होंने लंदन में कुछ शो कर रहे थे, उसके पोस्टर्स के लिए उन्होंने मुझे मॉडलिंग के लिए कांटेक्ट किया और सिलेक्ट किया। मैंने जब उनका वो पोस्टर्स किए तो मिस्टर विजयपत सिंघानिया, जो मेरे फादर के अच्छे दोस्त भी हैं, तो उन्होंने कि इनको लंदन स्कूल ऑफ फैशन में एक्सटेंडेड स्टडीज़ के लिए भेजा जाए ताकि ये फिर बाद में आकर हमारे लिए काम भी कर सकती हैं और इनको अच्छा प्रोफेशनल बैकिंग मिलेगा। तो इट वॉज अ वेरी अट्रैक्टिव ऑफर और मैंने अप्लाई किया लंदन स्कूल ऑफ फैशन में और मुझे एडमिशन भी मिल गया। और लेकिन मुझे था कि हम लोग इतनी क्लोज नेट फैमिली हैं, मैं, मेरी बहन और मम्मी पापा, कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं उनसे अलग रह के कहीं जा सकती हूँ।
तो मैं जाना नहीं चाहती थी और मेरे जैसे एडमिशन की मुझे फॉर्म्स आए और मैंने रोना शुरू कर दिया कि मुझे नहीं जाना और मैं अलग नहीं रह सकती, मम्मी को छोड़ के नहीं जा सकती और अब्रॉड तो बिल्कुल ही नहीं। तो एज लक वुड हैव इट कि साइमल्टेनियसली मैंने मिस दिल्ली कॉन्टेस्ट जीता और मैं मिस दिल्ली बनी। उसके बाद मैं मिस मसूरी बनी। तो ये 2 ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने के बाद मुझे वेस्टर्न वाले जो थे बच्चानीज, उन्होंने मुझे फिल्म ऑफर दी, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। तो मैंने मम्मी और पापा को कन्विंस कर लिया कि मुझे नहीं करना फैशन डिजाइनिंग, मुझे बाहर नहीं जाना, बॉम्बे जाके मैं ट्राई करूंगी और मुझे ये प्रोफेशन में ट्राई करना है। सो माय मदर वाज आल्सो लिटिल दिस थिंग कि बच्ची को अकेले नहीं भेजना है वो। उस चक्कर में मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई केम इनटू द लाइन। तो पहली फिल्म आपकी ये थी कि और कोई थी? पहली फिल्म उन्होंने ऑफर ये की थी मुझे और उस सिलसिले में मैं बॉम्बे आई थी और लेकिन उसके अंदर वो जो रोल वो मुझे ऑफर कर रहे थे वाज अ वेरी स्मॉल इनसिग्निफिकेंट रोल और मैं नहीं करना चाहती थी। तो मैं जब बॉम्बे आई और हम इस प्रोसेस में ही थे कि उन्हें मना करें, मिस्टर सिंघानिया के गेस्ट हाउस में ही ठहरे हुए थे और पंडरी जुकर जो बहुत वेटरन मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि ये फिल्म नहीं, तुम तो यू आर वेरी टैलेंटेड एंड गुड लुकिंग एंड एवरीथिंग, यू शुड ट्राई फॉर समथिंग बेटर और तुम्हें कोई अच्छा ब्रेक मिलेगा और सोलो हीरोइन के हिसाब से तुम्हें एंट्री मारनी चाहिए। तो बस वो मेरे दिमाग में घुस गया था। फिर मैंने गौतम राजाध्यक्ष से अपना फोटो सेशन करवाया, पोर्टफोलियो, और पंडित दादा के पास वो फोटोग्राफ छोड़ के हम लोग दिल्ली वापस चले गए। एग्जैक्टली आफ्टर 1.5 months मुझे दादा ने फोन किया कि बॉबी कैंट कुर्बान के जो प्रोड्यूसर थे, दे आर लुकिंग आउट फॉर अ गर्ल, तो अगर तुम स्क्रीन टेस्ट के लिए आ सकती हो तो पापा को 2 महीने की छुट्टी मिलती थी। तो मैंने कहा भी मैं अभी तो नहीं आ सकती हूँ, बट 15-20 दिन के बाद जैसे ही उनकी छुट्टियां शुरू होंगी देन आई विल कम। तो मैं और मेरे फादर हम दोनों आए और मैंने स्क्रीन टेस्ट उनका किया तो उन्होंने मुझे राइट अवे सिलेक्ट कर लिया फिल्म के लिए। तो उसमें सलमान खान था, तो सलमान खान की पिक्चर रिलीज हुई थी तो बहुत वो था, तो आई कुडंट बिलीव कि मुझे सलमान खान के ऑपोजिट सोलो हीरोइन फिल्म मिली है। तो बस वहां से फिल्म मेरी वो पहली फिल्म थी। आयशा जी, चूंकि ये आपकी पहली फिल्म है और पहली फिल्म हमेशा याद रह जाती है, जो भी घटना पहली होती है जिंदगी में हमेशा याद रहती है, तो कोई गाना उससे जुड़ा हुआ आपको याद आ रहा है? कुर्बान फिल्म के सभी गाने बहुत अच्छे थे, लेकिन एक गाना जो बहुत अच्छा था वो था तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ी आई नदिया किनारे।
अच्छा, गाने का शौक है आपको? शौक बहुत है, लेकिन आवाज इतनी बेसुरी है कि मैं बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ। मैंने कहा पर्दे पर तो आप दूसरे की आवाज पे गुनगुनाते हैं, होंठ हिलाते हैं, लेकिन अगर हमारे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए गुनगुना दे तो मजा आ जाए। तो गुनगुनाऊंगी तो मजा नहीं आएगा, रेडियो बंद हो जाएगा। आई एम वेरी पुअर एट सिंगिंग, वेरी वेरी पुअर। अच्छा, लेकिन आप लिसनर रही हैं रेडियो की? बहुत बहुत। मुझे इनफैक्ट टीवी से ज्यादा रेडियो सुनना अच्छा लगता है। मैं टीवी देखने की पेशेंस नहीं है। हाँ, विविध भारती के लिए, चूंकि हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, विविध भारती के श्रोताओं से आप बात कर रही हैं। विविध भारती सुना आप? विविध भारती से मेरा बचपन से एक रिमेम्बरेंस आई वुड से है, क्योंकि तब सुबह सुबह जब हम स्कूल की तैयारी के लिए होते थे तो मम्मी का हमेशा विविध भारती ऑन होता था, तो इसलिए वो कभी भूल नहीं सकती मैं। अच्छा, तो विविध भारती के श्रोताओं के लिए क्या कहेंगे आप? श्रोताओं के लिए यही कहूंगी कि जिस तरह से मैं एंजॉय करती हूँ गाने सुनना, अच्छे मीनिंगफुल गाने सुनना, मैं चाहती हूँ कि विविध भारती शुड कंटिन्यू प्लेइंग मीनिंगफुल सॉन्ग्स, एंड इस तरह के गाने नहीं जो आए और गए और बस मोमेंट्री गाने, वो उसका कोई मजा नहीं आता। आयशा जी, आपने कहा कि मीनिंगफुल गाने, अच्छे गाने आपको बहुत पसंद हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी पसंद का असली अच्छा गाना कौन सा है, जो आपकी यादों से भी जुड़ा हुआ है और जो मीनिंगफुल भी है? एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं समझती हूँ कि बिल्कुल हर इंसान रिलेट कर सकता है इस गाने से, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता, जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता, ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। वाह,
कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। लेकिन आप तो आसमान का सितारा बन गई। अगर ये सोचने के लिए जाएंगे कि आसमान का सितारा, मुझे नहीं लगता कोई भी बन सकता है। आई फील कि हमेशा नीचे देख के चलने वाले ही संभल के चल सकते हैं। बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ने से वी हैव टेस्टेड आवर सक्सेस फेलियर्स लाइक एवरीबॉडी एल्स, लेकिन फिर भी वो मुकम्मल जहाँ मतलब कि हर चीज की जो एक संतुष्टि होती है वो कभी भी किसी इंसान को भगवान पूरी लाइफ में नहीं देता, जो अच्छा भी है एक तरह से। लेकिन ये सोच आपकी है कि आपके माता पिता की तरफ से आपको मिले कि ये जो बेटा, मतलब सफलता जो होती है लोगों का दिमाग खराब कर देती है, शोहरत जो होती है कहते हैं कि उसको अगर लोग बचा नहीं पाए तो बड़बोले हो जाते हैं। मैं बहुत ज्यादा इस बात का श्रेय अपनी मम्मी को दूंगी, क्योंकि वो हमेशा, मेरे मम्मी भी पापा भी दोनों हमेशा बहुत ही सिंपल लोग हैं और हमेशा यही सिखाते आए हैं कि जितना मर्जी सक्सेसफुल आप हो जाओ, लेकिन आपको जमीन पे पैर रख के चलना चाहिए। और मैं एक्सपीरियंस भी इस बात को किया है कि कितना, और शायद इसीलिए इतना लाइफ में फेलियर्स आते हैं, उसके बावजूद भी इंसान काम करता रहता है, एक्सेप्टेड होता है ऑडियंस से या इंडस्ट्री के लोगों से, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं नेचर काम आती है। और वो नेचर जो है वो इसी से ताल्लुक़ रखती है कि आप अपना घमंड और गुरूर को एक साइड पे रख के और अपने काम को बढ़ावा दें, अपनी अच्छी बातचीत करने के ढंग को, अच्छी, आई थिंक एक अपब्रिंगिंग पे भी बहुत फर्क पड़ता है इस बात का। तो किस किस्म के फेलियर में सबसे ज्यादा आपको पहली बार निराशा हुई होगी, बताएंगे उसके बारे में? ऐसा कोई एक्सपीरियंस जब आपका दिल बुरी तरह से टूटा, बड़ा आपको झटका सा लगा एकदम? मैं एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री में मैंने पहले 5 साल बहुत अच्छा रेन किया, बहुत सी फिल्में की और एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच रही थी। और एक मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट लाइफ का ये है कि मैंने तब डिसीजन लिया कि मैं काम नहीं करूंगी, और मैंने 2 साल तक इंडस्ट्री को ऑलमोस्ट छोड़ दिया और काम नहीं किया, और ड्यू टू पर्सनल रीजंस। लेकिन वो मुझे आज भी मैं रिग्रेट करती हूँ। लेकिन क्योंकि मैं हमेशा बहुत सिंसियर रही हूँ अपने काम में और कभी भी किसी तरह का घमंड नहीं आया, कभी मैंने किसी को तंग नहीं किया, या वो एक, जब मैं स्टार थी तो एटीट्यूड जो था वो कभी नहीं था, इसलिए मुझे इंडस्ट्री ने वापस एक्सेप्ट किया। और उसके बाद भी मैंने ऑलमोस्ट 25-30 फिल्म्स की, जो होता नहीं है नॉर्मली। एक बार यू आर रिटन ऑफ तो यू आर रिटन ऑफ, और यहाँ तो मैंने खुद छोड़ा था, तो बहुत लोगों को ग्रजेस भी होंगे कि अच्छा करते करते छोड़ दिया, कईयों की फिल्में नहीं की। लेकिन उसके बाद भी आई थिंक आई डिड लॉट ऑफ वर्क आफ्टर कमिंग बैक ऑल्सो। तो आयशा जी, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जिस तरह की बातें लोगों के दिलो दिमाग में बैठी रहती हैं, जिस तरह की कही जाती हैं, आपका कभी उनसे साबका पड़ा? अगर आप रेफर कर रहे हैं कास्टिंग काउच को और इस तरह की लड़कियों के एडवांटेज लेके काम करने का, तो मैं ये समझती हूँ कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल। आई हैव बीन लकी कि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत हेडस्ट्रॉन्ग किस्म की लड़की हूँ। मैं अपने आप को बहुत डिफरेंट लीग में समझती हूँ कि मैंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई काम नहीं किया। अगर मुझे लगता था कि मैं एक्सपोज नहीं करना चाहती तो मैं नहीं करती थी, और मेरा ये एक वो था कि उसकी वजह से मैंने कई फिल्में खोई भी होंगी, लेकिन मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अगर आप अपना डेस्परेशन दूसरे इंसान को दिखाएंगे कि मुझे तो बाय हुक और बाय क्रुक फिल्म इंडस्ट्री में आना ही है, या मुझे तो फायदा उठाने के लिए तो बहुत लोग हैं ना, वाई हमारी इंडस्ट्री को ही क्यों ले? आप किसी भी इंडस्ट्री में देखिए, ऑफिस में या किसी और प्रोफेशन में, तो हर जगह गुड एंड बैड एलिमेंट्स हैं। अगर आप अपने आप को स्टर्न रखते हैं और आपका नो नॉनसेंस बिजनेस है और आपको इस बात का कॉन्फिडेंस है कि आपका टैलेंट आपको आगे लाएगा या आपका काम आपको आगे लाएगा, तो कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। तो आप आशावादी हैं बहुत ज्यादा? डेफिनेटली, मैं हमेशा आई होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ये तो होना भी चाहिए। बहरहाल, अब कुर्बान का हमने गाना भी सुना था, कुर्बान का जिक्र आया था, उसके बाद में नेक्स्ट फिल्म कौन सी मिली आपको? उसके बाद मैंने मेहुल कुमार की एक फिल्म की थी, मीत मेरे मन के, जो अच्छी नहीं चली थी, लेकिन आई वॉज वेरी यंग एंड वो फिल्म बहुत जल्दी बनी थी, तो उसके साथ कोई अच्छी मेमोरीज हैं। उसके बाद मैंने, तो बताइए ना वो कौन सी मतलब यही कि एकदम सीखने का प्रोसेस था पूरा। और कुर्बान एकदम गांव वाली का कैरेक्टर था, गांव की लड़की भोली भाली। उसके अंदर मैंने दत्त साहब के साथ और कबीर बेदी जी के साथ काम किया।
मीत मेरे मन के में पहली बार मैंने फिरोज खान के साथ काम किया. आई प्लेड माय एल्डर ब्रदर. तो बहुत डिफरेंट और आउटडोर्स बहुत थे. तो एक अच्छा सा मतलब एक फील था. और एकदम ऐसे ही फिल्में मैं हमेशा काम प्रोफेशन को सोच के नहीं करती थी. आई यूज्ड टू एंजॉय माय वर्क. फिर कई फिल्में की. उसके बाद मैंने कुमार गौरव के साथ की रुपेश कुमार की फिल्म हाय मेरी जान. फिर जो जीता वही सिकंदर मिली. फिर खिलाड़ी मिली. काफी फिल्में. लेकिन यहाँ पर हम जो जीता वही सिकंदर के बारे में जरूर बात करना चाहेंगे. एक हट करके बड़ी मासूम सी फिल्म, बड़ी खूबसूरत फिल्म, और इसमें मैसेज भी है. सारी बातें जो आपने कहा कि मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ, लेकिन उन चीजों के लिए भी तैयार रहना चाहिए जिंदगी में जो कभी भी हो सकती है. लेकिन ये फिल्म हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक जबरदस्त आत्मविश्वास पैदा करती है, एक ताकत हमारे भीतर पैदा करती है. ये फिल्म आपको कैसे मिली, इसके एक्सपीरियंस के बारे में हम जानना चाहेंगे. कैसा रहा अनुभव, क्योंकि वैसे भी ये आपको तो अपने स्कूल के दिनों में ले गई होगी, क्योंकि पूरा माहौल वैसे ही था. ये फिल्म मिली भी किस्मत, आई वुड से डेस्टिनी, बिकॉज इस फिल्म में कोई और लड़की कैरेक्टर कर रही थी, मेरा वाला. अच्छा. और मंसूर खान ने जब फिल्म ऑलमोस्ट 30% कंप्लीट हुई तो देख के उन्हें रशेस नहीं पसंद आए. तो मैं एक्चुअली उनको पहले मिली थी किसी के थ्रू, जो जीता की कास्टिंग के टाइम पे. तो उन्होंने मुझे आई वुड से रिजेक्ट ही कर दिया था एक तरह से. मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग कास्टिंग कर चुके हैं और अभी हमारे पास कुछ नहीं है. अच्छा. तो लेकिन फिर 30% कंप्लीट होने के बाद जिस लड़की को उन्होंने साइन किया था, उनको उसका काम पसंद नहीं आया. तो उन्होंने री कास्टिंग करने का डिसाइड किया और फिर मुझे उन्होंने बुलाया. और कई लड़कियों को बुलाया. दिव्या भारती, मैं बहुत सी लड़कियां मिलने के लिए गई थी नासिर सर जी के ऑफिस में. और हम लोग जैसे ही मैं अंदर गई और उन्होंने कहा कि आप कौन सी फिल्में कर रहे हैं, नासिर जी से बात कर रही थी मैं. तो तब मेरे पास कुर्बान फिल्म थी और हाय मेरी जान, मीत मेरे मन के. तो मैंने उन्हें बताया. तो उन्होंने कहा हम रशेस देखना चाहते हैं. मैंने कहा कुर्बान के कुछ गाने हैं जो मैं आपको दिखा सकती हूँ. तो मंसूर आए 5 मिनट ऑफिस में, सिर्फ 5 मिनट के लिए आए और ऐसे ही चक्कर मार के बस हेलो करा. और बहुत शाय किस्म के इंसान है, तो ज्यादा बात भी नहीं की और ऐसे ही बस चले गए. और मैं और मेरी मम्मी थे साथ में मेरी. तो बस ऊपर अपनी कैबिन में गए और अपने फादर को फोन किया और कहा कि नहीं, यही लड़की चाहिए मुझे. मतलब नॉट इवन 5 मिनट्स. तो उन्होंने कहा कि भाई तुम देख तो लो काम, फिर तुम ऐसा डिसीजन लेते हो और फिर बाद में चेंज करोगे और या कुछ. तो बोलते नहीं. फिर भी मैंने उनको फोर्सबली कहा कि आप देखिए. तो कुर्बान के उनको कुछ गाने मैंने दिखाए और उन्होंने इमीडिएटली मुझे साइन कर लिया. एंड देन इट वाज अ पिकनिक, बिकॉज 50 दिन का सेट लगा था फिल्म सिटी में. और आमिर वाज माय फेवरेट एक्टर. तो इमीडिएटली सलमान के बाद मुझे आमिर के साथ काम करने का मौका मिला. तो तब कयामत से कयामत तक सुपरहिट थी. और आई जस्ट कुडंट बिलीव टिल डेट ही इज माय बेस्ट मोस्ट फेवरेट एक्टर. आयशा जी, आपकी फिल्म जो जीता वही सिकंदर का जिक्र चल रहा था. बड़ी दिलचस्प बातें बताई आपने. और इस फिल्म में गाने भी आप पर पिक्चराइज किए गए हैं. कौन सा गाना आप सुनवाएंगे? जो सबका फेवरेट है, पहला नशा. चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया के साथी प्यार का मुझे चुन लिया, मैंने सुन लिया. नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार. कर लूं मैं क्या अपना हाथ, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता. पहला नशा,
पहला खुमार। या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दूं आसमां और ज़मीन। कहो यारो क्या करूं क्या नहीं, पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार। आपने ट्यून किया है विविध भारती। आज की हमारी सितारा हैं फिल्म अभिनेत्री आयशा जुल्का। आपसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा। अच्छा, पहला नशा आपका कौन सा है? अब परिवार तो, है, हाँ, डांस है, परिवार है, लेकिन काम का नशा जो है वो शायद कुछ भी और फुलफिल नहीं कर सकता। आई डोंट नो, वी आर सो बैडली एडिक्टेड टू वर्क कि मुझे कभी कभी मैं सोचती हूँ बहुत थक गई हूँ, अब मैं कम से कम नहीं तो हफ्ता 10 दिन ब्रेक लूंगी, लेकिन 4 दिन के बाद मुझे फिर खुजली शुरू हो जाती, नहीं अब मुझे फिर कुछ काम, आई मस्ट गेट बैक टू माई वर्क, यू नो। तो मैं बैठ नहीं सकती हूँ, और यही रीजन है कि अब मैं फिल्में कम कर रही हूँ अभी, क्योंकि मैं सिलेक्टेड फिल्में करना चाहती हूँ और कुछ डाइवर्सिफाई करना चाहती हूँ अपने कैरेक्टर्स में। डांस भी मैं परस्यू कर रही हूँ, मेरी एकेडमी है। इसके बावजूद भी अगर मुझे थोड़ा टाइम खाली मिलता है तो मैं ऑफिस में आकर अपने बिजनेस को थोड़ा सा संभालती हूँ। तो मुझे खाली बैठना बेसिकली अच्छा नहीं लगता। और परिवार मेरा अहमियत रखता है, सबसे ज्यादा अहम मेरी प्रायोरिटी है मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी पापा, मेरी सिस्टर, और मेरी प्रायोरिटी वो हैं, तो उनके लिए हमेशा मेरे पास वक्त होता है। आई थिंक द बेस्ट मोमेंट्स, अगर मैं इतना काम करूं और इतना सब कुछ करूं और शेयर करने वाला कोई ना हो तो इस काम का शायद उतना नशा ना हो। अच्छा आयशा जी, क्या है कि आपका ताल्लुक पंजाबी परिवार से है, और पंजाबी परिवार में लड़कियों को खाना वाना जरूर बनाना सिखाया जाता है। वैसे ये सवाल मैं हर किसी एक्टर से पूछता हूँ, खाना बनाना आता है कि नहीं आपको? वो आपको मेरे हस्बैंड से पूछना चाहिए, क्योंकि ही विल बी एबल टू टेल यू बेटर। इनफैक्ट बहुत लोग सरप्राइज होते हैं
क्योंकि आप मोस्टली आंसर ये आता है कि हमें किचन में घुसना अच्छा नहीं लगता, हमें खाना बनाना नहीं आता. एंड इट इज वन ऑफ माई रियली रियली बिगेस्ट हॉबी टू कुक. एंड आई वुड नॉट से, मैं कहना अच्छा नहीं लगता, बट आई एम अ वेरी गुड कुक. खैर वो भी हम तभी बता सकेंगे जो आप जरूर. लेकिन कौन सी चीज आप अच्छी बनाती हैं सबसे? मैं कुछ भी जो बोले वो ही बनाती हूँ. वेजिटेरियन डिशेस, नॉन वेजिटेरियन डिशेस. मैं कर्ड एंड पेपर चिकन बहुत अच्छा बनाती हूँ, और दाल मखनी बहुत अच्छी बनाती हूँ. अच्छा. और सब्जी कोई भी, मतलब आई जस्ट आई एम फॉन्ड ऑफ माँ की दाल. अच्छा. आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग. और वो मैंने शायद ट्रेट लिया है अपनी नानी से. मेरी नानी बहुत अच्छी कुक थी और बहुत अच्छा खाना बनाती थी, और मम्मी भी बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन मम्मी को कुकिंग का शौक नहीं है. मुझे कुकिंग का बहुत शौक है. और सब मेरे हस्बैंड तो मुझे बार बार बोलते रहते हैं कि बाहर निकलो किचन से, बहुत तुमको, और दिस इज नॉट योर वर्क, यू शुड नॉट डू इट, लेट द सर्वेंट्स डू. बट मुझसे नहीं होता. आई जस्ट लव कुकिंग. बहुत अच्छी बात है. और ऐसा है कि एक गाना जो है वो भी अपने आप में किसी डिश की तरह ही होता है. बहुत सारे मसाले डाले जाते हैं, उसको मीठा बनाया जाता है, मीठी मीठी आवाजें बोली जाती हैं, मीठा मीठा संगीत बोला जाता है, तब जाके एक खूबसूरत सा मीठा सा गाना बनता है. ये गाना हो जाए. मैं ये कहूंगी कि मुझे जुर्म फिल्म का गाना बहुत पसंद है. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब भी रेडियो पे आता है मैं सब चैनल बंद करके लाउड करके सब लोगों को चुप करा के बिठा देती हूँ. आई लव दैट सॉन्ग. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा. न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा. तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा. जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ. हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा. न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा.
जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ। तो ये लगता है गाना आपके हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। हाँ, उनको मुझसे ज्यादा पसंद है और हम लोग दोनों जब भी ये गाना रेडियो पे आता है हम लोग दोनों बहुत मजा लेते हैं इसका। तो दोनों की पसंद कितनी मिलती है आपस में? ये बहुत कोइंसिडेंटल बात है, लेकिन हम दोनों की पसंद आई वुड से 90% मिलती है। इनफैक्ट जब मेरी मम्मी ने कुंडलियां दिखाई थी तो भी पंडित ने कहा था 36 में से ऑलमोस्ट 32 गुण मिलते हैं, तो विच इज वेरी रेयर। तो काफी हद तक हमारी सिमिलैरिटी है चॉइस। तो ये आपकी अरेंज मैरिज है या कुछ संयोग ऐसा हुआ खूबसूरत सा? आई डोंट नो क्या कहें, क्योंकि इट्स अरेंज कम लव मैरिज। समीर को मेरी मम्मी ने पसंद किया था क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स समीर कर रहे थे और मम्मी भी कर रही थी। फिर मम्मी ने क्योंकि उनको इतना पसंद था, 2 साल की एसोसिएशन थी, मेरे मम्मी पापा और मेरी सिस्टर्स को पहले मिले थे और उसके बाद बार बार वो मुझे कहते थे कि एक लड़का है बहुत अच्छा है, तुम्हें सेटल हो जाना चाहिए, तुम मिलो। तो ब्रेन वॉश कर रहे थे। तो मैं काफी हद तक ब्रेन वॉश हो भी गई थी। फिर मेरी मम्मी के मुंह से निकला कि अच्छा गुजराती बॉय है, तो मैंने कहा नहीं, मुझे गुजराती से शादी नहीं करनी। तो उसके बाद फिर मेरी मम्मी ने बहुत तरीके से मुझे आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कराया और वहां पे एक बहुत डिसाइडेड वे से टकराव करवाया। एंड देन आई डिडंट नो कि ये वही लड़का है जिसके बारे में मुझसे मम्मी जिक्र किया करती थी। और फिर हम लोग ऋषिकेश में अपनी मम्मी के साथ गई थी, कुछ कोर्स उनको करना था, उसके लिए वहाँ ये भी आया हुआ था। और लेकिन समीर से जब मिली तो मुझे लगता था कि ये तो पंजाबी बोलता था, तो मुझे लगता था पंजाबी लड़का होगा। शुरू में तो इतना आदमी नहीं पूछ सकता ना कि आप क्या कहा। हाँ, वो इम्प्रेस करने के लिए, वो मिली भक्ति थी ना मम्मी की और उसकी, तो क्योंकि पटाना है तो उस हिसाब से फिर धीरे धीरे मैं स्लम्स में बच्चों के लिए सोशल वर्क करती थी। आई हैड अडॉप्टेड 60 चिल्ड्रन फ्रॉम द स्लम्स। तो हर संडे को मेरे यहाँ पे क्लासेस होती थी, उनको हम लोग ट्रेन करते थे, वॉलंटियर्स थे। तो समीर ने ज्वाइन करा वो, तो मुझे लगा कि नहीं, इसको बहुत शौक है इस तरह के तो काफी हमारी जो नेचर और प्लस हैबिट्स और प्लस शौक काफी मिलते जुलते थे। तो धीरे धीरे वो चीज फिर डेवलप इनटू लव। एंड देन ही सेड कि मुझे तो सिर्फ शादी करनी है। मैं तो फिर बाद में जब मुझे पूरी स्टोरी पता लगी ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने के बाद, मैं लंदन गई हुई थी अपनी बुआ को मिलने और मम्मी ने समीर को बताया कि वो लंदन गई हुई है। तो एयरपोर्ट पे समीर खड़ा हुआ था, तो आई वाज क्वाइट शॉक्ड। तो इस तरह के काफी इंसिडेंसेस ऐसे हुए कि देन आई फेल्ट कि मे बी ही इज द राइट पर्सन फॉर मी। तो अच्छा, मैं एक बात पूछना चाह रहा था, भूल गया वो। आपने रेडियो का जिक्र किया था कि विविध भारती आपके घर में सुनी जाती रही। कौन से प्रोग्राम कुछ याद है कि आप सुनती थी? इसमें फौजी भाइयों के लिए जो जयमाला कार्यक्रम आता था वो तो डेफिनेटली मैं याद है, क्योंकि एक तो फौजी बैकग्राउंड और हमेशा जिक्र रहता था। एक हवा महल, उसकी ट्यून कभी नहीं भूल सकते क्योंकि समटाइम्स इट यूज्ड टू रियली गेट ऑन माय नर्व्स आल्सो, कि हर वक्त। और वो मेरी नानी को बहुत पसंद था, वो सुनना उनको बहुत ही पसंद था। और आई थिंक किसी हॉलिडे पे आता था, आई डोंट। और अब उसका पर हम लोग सैटरडे संडे को ही सुन पाते थे, बिकॉज हमारी छुट्टी होती थी, तो उस दिन अलाउड था टीवी देखना, रेडियो सुनना, स्टोरीज सुनते थे और इट वाज वेरी नाइस। आई थिंक वो मीठी यादें रहती हैं हमेशा। आपकी जो गानों की पसंद है उस पर रेडियो की इस तरह के जो प्रोग्राम्स आते थे रेडियो पर, इन्होंने क्या उस पर असर डाला? क्या उन्होंने उसको रिफाइन किया? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि इतनी सब फिल्में तो देखना बहुत मुश्किल होता है ना। इतनी सब फिल्में देखकर आप कैसे, मतलब इतना ना वक्त मिलता है ना कि आप हर फिल्म देख सकें। उसके लिए आपको बहुत ही मूवी बफ होना चाहिए, लेकिन फिर भी इतना नहीं आप देख सकते। तो हाउ डू यू रिलेट टू अ सॉन्ग, हाउ डू यू नो दैट सॉन्ग? इट्स थ्रू द रेडियो दैट आप सुनते रहते हैं और आपको फिर जो गाना अच्छा लगता है जब वो दोबारा प्ले होता है तो आप उसको ध्यान से सुनते हैं और फिर वेट करते हैं उस गाने के आने की। तो मुझे हमेशा सिर्फ एक ही चीज अच्छी लगती थी कि तब तो बहुत मीनिंगफुल गाने ही बजाए जाते थे, क्योंकि तब का माहौल भी ऐसा था। और आज से 10 साल पहले जो गाने थे उसमें आई वुड से 10 में से 9 गाने अच्छे होते थे और आजकल 10 में से 1 गाना अच्छा होता है। तो आजकल के गाने जिस तरह पॉपुलर होते हैं उसी तरह से भूल भी जाते हैं आप, लेकिन पुराने गाने आज तक वो जुबान पे रहते हैं, चाहे उसका मुखड़ा ही याद क्यों ना हो। बट तो आई थिंक रेडियो इज वन मीडियम जिससे हम अपनी पुरानी यादें ताजा करते रहते हैं। और विविध भारती तो पुराने चावल है, इसकी सुगंध जैसे एक घर में बनेगा तो 10वें घर तक इसकी खुशबू जाएगी। इस समय एक गाना प्ले किया जाए।
मेरी तरफ से मेरे ख्याल से ये गाना सुनते हैं। मेहरबान मेरी एक फिल्म आई थी, जी उसका अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे में तारे संजोता। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। कहीं दूर परियों की नगरी में चलकर मोहब्बत का एक आशियाना बनाते। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो हम चांदनी से राहें सजाते। कहीं दूर परियों की नगरी में चल के मोहब्बत का एक आशियाना बनाते। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। पर वहाँ पर बिखेरेंगे कलियाँ, महकती रहेंगी ये फूलों की गलियाँ। यहाँ पर वहाँ पर बिखेरेंगे कलियाँ, महकती रहेंगी ये फूलों की गलियाँ। ये झिलमिल करे रेशमी से नजारे चलेंगे यहाँ धड़कनों के इशारे। चलेंगे यहाँ धड़कनों के इशारे। तो किरणों का आंगन में पहरा बिठाते। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते। आशीष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हम यही शुभकामना देंगे कि आपका वैवाहिक जीवन, आपका प्रोफेशनल जो उसकी जिंदगी है खुशहाली रहे, खूब आनंद रहे। हम इस इंटरव्यू को खत्म करना चाहेंगे एक बहुत ही खूबसूरत नोट पर, एक सुरीले नोट पर करना चाहेंगे। आपकी पसंद का एक गाना हो जाए। वेल, आप खत्म कर रहे हैं लेकिन मैं यही कहूंगी, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल
संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। सितारे झिलमिला उठे, सितारे झिलमिला उठे, चराग जगमगा उठे, बस अब न मुझको टोकना, बस अब न मुझको टोकना, न बढ़ के राह रोकना। अगर मैं रुक गई अभी तो जा न पाऊंगी कभी, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी नहीं भरा, जो खत्म हो किसी जगह, ये ऐसा सिलसिला नहीं। अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं 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 नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू, नमस्कार। सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री आयशा जुल्का से कमल शर्मा की बातचीत अभी आप सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोग दिया विंसी फर्नांडिस और रीटा रेबेलो ने। संयोजन शकुंतला पंडित ने किया और प्रस्तुति कल्पना शेट्टी की थी। आज के मेहमान।